हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आया? तो नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म दोनों का एक अलग अलग मतलब होता है। ओके, पहले मैं आपको इस टॉपिक का जो हेडिंग है, जो हमारा नेशनलिज्म है और इम्पेरियलिज्म है, मैं आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखा गया है, क्या कहना चाह रहा है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेशनलिज्म जो है, यहाँ पे एक वर्ड है, इनका मतलब होता है कि एक ऐसी सोच है, एक ऐसा बिहेवियर है जो लोग समझते हैं कि उनको नेशनलिज्म चाहिए, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए, उनको एक फ्रीडम वाला कंट्री चाहिए। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए या फिर मोना कंट्री चाहिए, लेकिन फ्रीडम कंट्री चाहिए, नेशन स्टेट एकदम फ्रीडम चाहिए। उनको किसी के अंदर बंधन में बंधना नहीं है, उनको इक्वल राइट्स चाहिए। ओके, सब लोगों को। ओके, और रूल्स ऑफ द पीपल फॉलो होने चाहिए। ये होता है नेशनलिज्म का मतलब। ओके, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस। Okay, they believe in the individual independence. But what does the imperialism means? It means that one country or the people of the country, they want to attack and control the territory of another countries. मतलब क्या कि एक कंट्री है, उस कंट्री के लोग या वहाँ का जो गवर्नमेंट है या किंग है, वो दूसरे अपने आसपास की कंट्रियों पे कब्जा जमाना चाहता है, एंड दैट द प्रोसेस इज नोन एज इम्पेरियलिज्म। तो उस दौरान यूरोप के अंदर दो ख्यालत वाले लोग थे, एक नेशनलिज्म एंड अदर इज द इम्पेरियलिज्म। कुछ लोग सोचते थे कि हमको जो है वो एक नेशन स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। कुछ लोग सोचते थे कि नहीं, हमारा नेशन जो है वो और बड़ा होना चाहिए, हमको आसपास के टेरिटरी भी कब्जे में कर लेनी चाहिए। ओके, समझ में आया? तो इस टॉपिक में हम जो है वो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको उस एग्जाम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल देने वाला हूँ बाल्कन्स। ओके, ये जो बच्चों आप मैप देख रहे हो ना, ये बाल्कन्स का मैप है। ओके, अब आप बोलोगे सर जी क्या है ये बाल्कन्स? ये बाल्कन्स क्या है? तो बाल्कन्स है ऑटोमन एम्पायर। सबको याद है बच्चों आपको? ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक एरिया था, वो एरिया का नाम बाल्केन्स था। ओके, ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक छोटा सा एरिया था, उस एरिया का नाम बाल्केन्स था। अब बाल्केन्स कोई एक कंट्री नहीं थी, बाल्केन्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग इंडिविजुअल कंट्री थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आपको जो कलरिश पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया बाल्केन्स है और ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता है। रोमानिया, बेलग्रेड, सर्बिया, बोस्निया, सेराजोवा, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, प्रिस्टेनिया, बुल्गारिया, स्कोपजे, मैकेडोनिया, ओके, अल्बानिया, ये सारा एरिया बाल्केन्स है, सब अलग अलग कंट्रीज है। इस पूरे एरिया को बाल्केन्स बोला जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाल्केन्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी आपको समझ में आएगा। पहले आपको ये समझ लेना है कि बाल्केन किसे बोलते हैं, बाल्केन्स है क्या। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक एरिया था, उस एरिया को हम बाल्केन्स बोलते हैं। बाल्केन्स को एक प्रॉपर पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, बाल्केन्स इज द इंटीग्रेशन, मतलब कि मिक्सचर ऑफ कंट्रीज हैं। उस कंट्री के नाम आपको दिखाई दिए हैं यहाँ पर, रोमानिया, बेलग्रेड, सर्बिया, सर्जोवा, बोस्निया, मोन्टेनेग्रो, कोसोवो, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ये सब अलग अलग कंट्री मिलकर पूरा बाल्केन्स फॉर्म करता है। इन सब के कल्चर अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। ओके, एथनिक कंपोजिशन भी अलग अलग है सबका। ठीक है, तो कैसे ये बाल्केन्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमको सिर्फ बाल्केन्स ही पढ़ने में आया इस टॉपिक के अंदर, या आपको जब हम टॉपिक खत्म करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए टॉपिक थोड़ा शुरू करते हैं बच्चों पढ़ने के लिए। तो हुआ क्या था बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी जो है वो खत्म होने वाली ही थी। ओके, नेशनलिज्म no longer retained its idealistic liberal sentiments। मतलब जो लोग नेशनलिज्म के नाम पे है वो आगे बढ़ रहे थे, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, वो अपनी सीमा है, अपने कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनको देश तो आज़ादी मिल गई, लेकिन उनको आसपास के देश को हड़पने की बहुत ज़्यादा कोशिश रही।
कि भाई हमारा देश तो चलो ठीक है, लेकिन हमको आसपास का देश भी चाहिए, हमको आसपास की जगह भी चाहिए। तो वो लालच में आ गए, उनके सेंटिमेंट्स पूरे हिल गए। किसके? नेशनलिस्ट के। ओके, समझ में आया? उनकी जो है वो नैरो क्रीड मतलब लालच के कारण जो है वो उनका जो है वो वहां पे एंड हो गया, उनकी सोच है वो एंड हो गई। ओके, जो पहले इतना सोच थे, इतना जो फ्रीडम के लिए उतना जो उनका गुस्सा था, जो उनकी मेहनत थी, वो सब उन्होंने जो है वो उनके अंदर लालच भर गई। जब उनको सब सारी चीजें मिलने लगी ना बच्चों, सबके अंदर लालच भर गई। ओके, कि यार अभी तो हमारी कंट्री हमको आज़ादी मिलने वाली, उससे क्या होगा, हमको आसपास के देश में भी कंट्रोल चाहिए। तो ऐसे उनके लालच बढ़ गई। ठीक है, उसका रिगार्डिंग क्या हुआ यहाँ पर, दे बिकम इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड रेडी टू गो टू वॉर। आपस में आसपास की कंट्री के साथ वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे। पहले जब यूनिटी थी तब बहुत अच्छा वो लोगों ने किया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद, ओके, जब आज़ादी मिलने वाली थी उस दौरान भी वो लोग आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सबको है वो ज़्यादा एरिया चाहिए था अपने कंट्री का। ओके, बोलेंगे नहीं इतना एरिया मेरा नहीं, मेरे को थोड़ा और एरिया चाहिए, वो मेरा एरिया है। उसी दौरान ओके, ऐसे ही एक सीरियस टेंशन, द मोस्ट सीरियस टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ बाल्कन्स। सेम सिचुएशन बाल्कन के साथ भी होती है। ओके, मैंने आपको बताया अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज इन द ऑटोमन एम्पायर। मैंने बताया कि बाल्कन्स है वो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। ओके, समझ में आया? अभी आगे क्या लिखा है आगे कि नेशनलिज्म राइज हुआ, ड्यू टू राइज इन नेशनलिज्म यूरोप पीपल ऑफ बाल्कन नोन एज स्लेव्स। बाल्कन्स के लोगों को जो है वो स्लेव्स बोला जाता था। ओके, समझ में आया? अब क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर सब लोग जो है वो आज़ादी पा रहे थे अपने मोनार्की रूल से। तो बाल्कन्स को लगा भाई हम लोग कब तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर दब के रहेंगे, हमको भी आज़ादी चाहिए। तो बस बाकी लोग को देखने की वजह से बाल्कन्स के जो लोगों ने सोचा कि भाई हमको भी आज़ादी चाहिए। ओके, हमको ऑटोमन एम्पायर के अंदर अभी नहीं रहना है। तो बस उन्होंने जो है ऑटोमन एम्पायर से धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ और एक लॉन्ग प्रोसेस थी ये, बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ओके, समझ में आया? लेकिन जब ये सब हो रहा था बच्चों, तब एक चीज हो रही थी। ठीक है, क्या था? अब वो लोग ने सोच तो लिया था, क्या सोच लिया था वो लोग ने कि हमको जो है वो आज़ादी चाहिए, ऑटोमन एम्पायर के अंदर रहना नहीं है। लेकिन जब वो लोग जो है वो युद्ध लड़ रहे थे, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये रोमानिया है, ये बेलग्रेड है, ये रोमानिया है, ये बेलग्रेड है। ठीक है, ये रोमानिया और ये बेलग्रेड। अब क्या होता है यहाँ पर, रोमानिया सोचता है कि ऑटोमन एम्पायर से अलग होना है, लेकिन जब मैं अलग हो जाऊंगा तो मुझे मेरा कंट्री का थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इनकी बॉर्डर इतनी थी, ये जो बॉर्डर दिख रही है उनकी बॉर्डर इतनी थी रोमानिया की, नहीं वो लोग क्या सोचते मुझे बॉर्डर थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, ये बेलग्रेड मुझे अपने अंदर चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा और पावरफुल बन जाऊँगा। इसके मन में लालच आएगी, लालच। ठीक है, कि भाई आज़ाद तो मैं हो ही रहा हूँ ऑटोमन एम्पायर से, लेकिन मुझे अपना देश का एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ओके, तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। फिर बुल्गारिया बोलता, रोमानिया बोलता नहीं मुझे बुल्गारिया भी चाहिए, तो बुल्गारिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ओके, ऐसे आपस में ये बाल्कन्स के लोग आपस में झगड़ा करने लगे। ठीक है, ये एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है, मुझे आज़ादी के बाद इतने एरिया चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बस ये टेंशन जो है वो बाल्कन्स के लोगों के अंदर आ गई। सब लोग आपस में जो है वो झगड़ा करने लगे बिकॉज ऑफ द एरिया और मोर ज़्यादा टेरिटरी के लिए। ओके, समझ में आया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर को सब दिख रहा था कि भाई ये लोग थोड़ा मेरा झगड़ा कर रहे हैं, बहुत झगड़ा कर रहे हैं और मुझसे अलग होना चाहते हैं। ओके, मुझसे अलग होना चाहते हैं। ये बात किसने बोली? ऑटोमन एम्पायर ने। तो ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश की, कुछ रूल्स लाए, कुछ चेंजेस लाए, उन्होंने अपने पावर को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। लेकिन बाल्कन वाले बोलते भाई साहब बस अब बहुत हो गया, अभी हमको आपके अंदर नहीं रहना है, हाथ खड़े कर दिए हमने, अभी हमको आपके अंदर नहीं रहना है, हमको इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। ये बाल्कन्स वालों ने बोल दिया। लेकिन बाल्कन्स वाले अपने आप में खुद झगड़ा कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया? चलो, यही लिखा गया है कि डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी।
द बाल्कन एरिया बिकम एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसका एरिया कितना है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से जब इंडिपेंडेंस की बात आई सब लोग बोलते हैं नहीं ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, वो कंट्री मेरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो सब लोग फंस गए। ओके क्यों? क्योंकि दे वेर जेलस टू ईच अदर, वो सब आपस में जलते थे एक दूसरे से, जो था ना रोमानिया बल्गेरिया, ये सब आपस में लोग जलते थे एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए वो सोचते थे कि आज़ादी मिलने वाली है, आज़ादी से पहले हम थोड़ा कंट्री को टेरिटरी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके चलो, अभी थोड़ा और मैटर कॉम्प्लिकेटेड कब हुआ? बाल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, ओके, बिकॉज European powers over trade and colonies as well as naval military might. ओके इसका सिंपल सा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जरा आप मैप देखो, आप मैप देखो, ठीक है। मैप में आपको दिख रहा है बाल्कन्स एरिया पूरा दिखा है आपको, बाल्कन्स एरिया, ओके। आई होप पूरा बाल्कन्स एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि ये पूरा बाल्कन्स एरिया है, लेकिन बाल्कन्स के बाजू में ये आपको दिख रहा है हंगरी, ये ऑस्ट्रिया, ओके, ये इटली, ये ग्रीस, ठीक है, यूक्रेन, इन सबको दूर से सब तमाशा देख रहे थे, सब दूर से तमाशा देख रहे थे कि भाई बाल्कन्स के लोग हैं ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाह रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन 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 बाल्कन का जो रूट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, अगर ऑस्ट्रिया और हंगरी कुछ चीज़ें भेजनी थी ना, कुछ ट्रेडिंग के लिए बिजनेस पर्पज से लेन देन करनी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता था, तो वो बाल्कन्स के रूट से ही करते थे। तो बाल्कन बहुत ज़रूरी था एज अ बिजनेस पर्पस। तो बाहर के लोगों ने, कौन से लोगों ने? हंगरी, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन सब लोगों ने जो है वो एक जो है वो उनके मन में भी लालच आने लगी, बोलते ये आपस में झगड़ रहे, इसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं। कैसे उठाएंगे इसका फ़ायदा? हम ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इनको आपस में झगड़ने दो, ठीक है, हम जाके उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। किसने बोली ये बात? रशिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके जो है वो बाल्कन्स पे कब्जा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स एज अ ट्रेडिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके, वहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था, इसके लिए वो जो है वो कब्जा करना चाहते थे। एक तो ऑटोमन एम्पायर से बाल्कन्स अलग हो गया, ऊपर से बाल्कन्स के अंदर के लोग जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, बस इसी बात का फ़ायदा बाहर वाली कंट्री उठा रही थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, हंगरी, वो सब, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सब जो है वो आपस में लड़ रहे थे, ओके, यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होता है। ओके बच्चों, समझ में आया टॉपिक? ये थोड़ा और रह गया है लास्ट का पोर्शन हमारा, ओके। तो वो जो है हमारा कि किसी वजह से है वो दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स, ओके, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। आपस में बाल्कन्स लोग झगड़ रहे थे, वॉर तो हो ही रहा था, और बाजू बाजू वाली कंट्री भी आ गई लड़ने के लिए, अपना कब्जा जताने के लिए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन पावर्स जो है जहाँ जहाँ उनका हक जमा हुआ था, इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर या कहीं भी हो, ठीक है, यूरोपियन पावर्स की जो है वो सीमा अब थोड़ी कम होने लगी, सब लोग है वो इंडिपेंडेंट देश चाहने लगे, ओके। इसके बाद कोई चैप्टर है बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है नेशनलिज्म इन इंडिया की। हमको जो सोच मिलती है, आज़ादी पाने के लिए एक नया तरीका मिलता है, एक मॉडर्न तरीका मिलता है, वो इसी के वजह से मिलता है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है आपके सीबीएसई के स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर में, सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमारा सेकेंड चैप्टर है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टोरी कंटिन्यूस सी थोड़ी सी हो रही है, ओके। हमको एक आइडिया मिलेगा, हमको एक आइडिया मिल गया है कि जो हमारे देश ने आज़ादी पाई है, ओके, हमारे देश ने आज़ादी पाई है, उसका आइडिया हमको कहीं ना कहीं से यूरोपियन जो यूरोपियन के अंदर सब कुछ हो रहा था, ये पूरा सिनेरियो हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। तो हमने भी और हमारे साथ और भी देशों ने जहाँ जहाँ यूरोपियन का पावर्स था, ठीक है, उन सब ने आज़ादी पाने की कोशिश की।
हमने वो आइडियाज़ कैप्चर किए अपने अंदर, उनको हमने कॉपी किया और हमने आज़ादी जो है वो पाई। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमको जो है वो ये आइडियाज़ ही हम जो है वो अपनाने वाले हैं। ओके, जो आइडियाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनाए थे आज़ाद होने के लिए, उन्होंने हमसे कुछ सीखा। ओके, सॉरी, हमने उनसे कुछ सीखा कैसे आज़ादी पाई जाती है, फ्रांस रिवॉल्यूशन से वगैरह वगैरह, जो भी हमने रिवॉल्यूशन पढ़े हैं यहाँ पर, जर्मन, इटली, ब्रिटेन वगैरह वगैरह जो भी है वो, ठीक है, उसके हमको आइडियाज़ मिले और हमने अपने लिए आज़ादी का रास्ता चुना उन आइडियाज़ को कैप्चर करके। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो। ठीक है, ये चैप्टर की हर एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है, डिटेल में आपको समझाया है। प्लीज़ अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये चैनल को और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, वो भी वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको और भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हो आपके 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं वो वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट नए टॉपिक के ऊपर, एक नए चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।